Welcome everybody to this new lecture of our book Electrodynamics. Today we will discuss about a new topic, the Jeffimenko equations. Okay. In the last lecture we were discussing about the retarded potentials and also about the advanced potential, and in the last lecture we were try to prove the generalization or the generalized form of potential as we obtained in the static case. Then we convert that potential easily into the electrodynamics form, that is the non-static form of electric and magnetic potentials. And finally, in the final stage of that lecture, that is in the last lecture, we were trying to prove the condition that these potentials should have been satisfied the D'Alembert operator condition or the inhomogeneous equation as we obtained in the case of potentials. So basically in this lecture the Jeffimenko equations are about the non-static fields, and when we use the word like fields, then our meaning is about the electric field and also about the magnetic field form. Okay, and आपको अगर पोटेंशियल्स के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो आपने सिंपली स्विच किया पहले स्टैटिक केस को और आपने कहा कि V का फॉर्म जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था या फिर A का फॉर्म जो मैग्नेटोस्टैटिक्स में था, तो आपने सिंपली उन्हीं फॉर्म को एक तरह से कैरी फॉरवर्ड किया और जो टाइम वेरिंग पोटेंशियल्स थे उनको आपने रिटार्डेड टाइम की फॉर्म में, उनकी डेंसिटी की फॉर्म कहें या तो फिर उनकी करंट डेंसिटी की फॉर्म या चार्ज डेंसिटी की फॉर्म जो रिटार्डेड पोटेंशियल्स की फॉर्म में थी, वो हमें एक्चुअल टाइम या प्रेजेंट टाइम पे पोटेंशियल्स की फॉर्म कह रहे थे। यानी कि हमने जो किया था वो अभी तक ये था कि अगर मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराऊं तो ये जो V की जो पोटेंशियल की फॉर्म हमने यहाँ स्टडी की थी, लेट्स लुक हियर, कि ये वाला जो V का जो फॉर्म था वो हमने यहाँ स्टडी किया था कि जो पोटेंशियल है नॉन स्टैटिक केस में वो कुछ इस तरह की फॉर्म का होता है नॉन स्टैटिक केस में। यानी कि जो पोटेंशियल्स हैं, जो स्टैटिक वाला केस था उसमें नॉन स्टैटिक में हमने केवल V का टाइम डिपेंडेंट पार्ट देखा और रो का भी हमने रिटार्डेड टाइम डिपेंडेंट पार्ट देखा। लेकिन अगर मैं फील्ड्स को लिखना चाहता हूँ, ठीक है, ये हमने जितना भी रिटार्डेड पोटेंशियल्स, एक्चुअली इस टॉपिक का नाम ही रिटार्डेड पोटेंशियल्स था, तो हमने बात वहाँ केवल पोटेंशियल्स की। तो क्या ये क्वेश्चन यहाँ नहीं बनता कि क्या हम रिटार्डेड फील्ड्स के बारे में भी बात कर सकते हैं? क्या रिटार्डेड फील्ड्स भी हम स्टैटिक फील्ड से टेक ओवर कर सकते हैं? यानी जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टेट में या तो फिर हम मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करते हैं मैग्नेटोस्टेट में, तो क्या उनको अगर हम टाइम डिपेंडेंट फॉर्म में लिख दें उन फील्ड्स को जो हम इलेक्ट्रोस्टेट में और मैग्नेटोस्टेट में स्टडी करके आते हैं, तो अगर हम उन्हें टाइम डिपेंडेंट फॉर्म में लिख दें तो क्या वो पोटेंशियल की तरह ही उस D'Alembert कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे या उस D'Alembert इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं यहाँ लिख पाता हूँ दैट पोटेंशियल VRT इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ रो r डैश TR रो r d टो डैश, तो क्या मैं फील्ड्स को भी इसी फॉर्म में लिख पाऊंगा? यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ लिखना चाहूँ इन द टाइम डिपेंडेंट फॉर्म, तो क्या इस तरह से मैं लिख पाऊंगा 1/4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ रो
r dash tr over r square and d टो डैश, यानी मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम डिपेंडेंट पार्ट में लिखा और जो डेंसिटी है उसे रिटार्डेड टाइम की फॉर्म में लिख दिया, और इसका मैंने एक इन्फिनिटिसिमल वॉल्यूम के ओवर एक वॉल्यूम इंटीग्रेशन कंसीडर अगर मैं कर लूँ तो क्या मेरे को ये एक नॉन स्टैटिक केस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो एक्चुअली हुआ क्या कि पोटेंशियल के साथ जब हम ऐसा करते हैं, पोटेंशियल के साथ जब हम ऐसा करते हैं कि हमने स्टैटिक केस के पोटेंशियल को सीधे t को v को r से t डिपेंडेंट बनाया और डेंसिटी को r डैश से tr डिपेंडेंट बनाया और सीधे हमने लिख दिया कि ये रिटार्डेड पोटेंशियल्स हैं। फील्ड के साथ एक्चुअली ऐसा नहीं होता। फील्ड्स को आप अगर स्टैटिक केस में अगर आप फील्ड को स्टडी करें तो स्टैटिक फील्ड जो इलेक्ट्रोस्टेट में आप स्टडी करते हैं वो कुछ इस तरह का होता है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो r डैश ओवर r स्क्वायर एंड t टू डैश। तो इसी को मैंने रिटार्डेड टाइम की फॉर्म में लिखने का कोशिश की, लेकिन ये गलत है, ऐसा हम नहीं कर सकते। यानी E को हमने टाइम डिपेंडेंट बनाया, यानी स्टैटिक केस से हम नॉन स्टैटिक केस में गए, तो रो को भी हम अगर टाइम डिपेंडेंट बना दें तो क्या हम एक नॉन स्टैटिक फील्ड को लिख पाएंगे। तो ये जो मेथड है जो हम पोटेंशियल के ऊपर ट्राई करते हैं, ये मेथड अगर आप फील्ड के ऊपर ट्राई करेंगे देन यू आर एब्सोल्युटली ऑन द रॉन्ग वे। इसी कारण हमारी स्टडी में आई जेफी-मैंको इक्वेशन, यानी जेफी-मैंको इक्वेशन ने ये प्रूफ करके बताया कि जो मेथड आप नॉन स्टैटिक स्टैटिक पोटेंशियल को नॉन स्टैटिक पोटेंशियल में चेंज करने के लिए अपनाते हो, अगर वही मेथड आप स्टैटिक फील्ड को नॉन स्टैटिक फील्ड में कन्वर्ट करने के लिए अपनाएंगे तो यू आर ऑन द रॉन्ग वे, आप गलत रास्ते पर हैं। क्यों है ये हमें बताएगी जेफी-मैंको इक्वेशन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। देखिए, एक्चुअली जो जेफी-मैंको इक्वेशन है, द जेफी-मैंको इक्वेशंस, ये हमें फील्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। मैंने आपको अभी डिस्कस करके बताया कि हमें स्टैटिक और नॉन स्टैटिक फील्ड को अगर जैसे हमने पोटेंशियल के साथ कन्वर्जन किया था, अगर हम ऐसा कर दें तो क्या वो सही फील्ड होगा और डी-एलम्बर्शियन जो इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको सेटिस्फाइड कर पाएगा। तो ये सब बातें हम इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं, और वो फॉर्म भी हम स्टडी करेंगे उन फील्ड्स की फॉर्म, दैट इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्चुअल होने चाहिए। और फिर वहीं से आपको डिफरेंस पता लगेगा कि हाँ, अगर हम पोटेंशियल के साथ जैसा करते हैं वैसा अगर हम फील्ड के साथ करें तो वो ठीक नहीं होगा। दैट इज द concept behind this topic, that is the today's lecture, the Jeffy-Manco equations. So we have potential of this type, the retarded potentials of this type, this is the time dependent scalar potential, and this is the time dependent magnetic vector potential, that is in the case of non-static case, or you can easily say that in electrodynamics the potentials are of this form. So this is equation number 1. In order to determine the fields, अगर हमने फील्ड्स को डिटरमाइन किया है तो इसी पूरे कंसेप्ट के, जब से हमने पोटेंशियल के बारे में या तो फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नाम से जो यूनिट स्टडी कर रहे हैं, वहां से जब हमने शुरू किया और इक्वेशंस, मैक्सवेल इक्वेशन को हमने कन्वर्ट शुरू किया करना, तो इस तरह का इक्वेशन हमें मैक्सवेल इक्वेशन देता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड द इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स कैन बी रिटन एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर पोटेंशियल माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल। और बी को अगर आपको लिखना है तो आपको डेल क्रॉस ए चाहिए होगा। यानी कुल मिला के ये है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना है नॉन स्टैटिक केस में तो आपको दो पोटेंशियल चाहिए होंगे। एक आपको ग्रेडियंट फाइंड आउट करना होगा स्केलर पोटेंशियल का, जो आपको देता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, और साथ ही साथ रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना पड़ेगा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का, जो देता है आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का
सेकंड पार्ट। तो यहाँ से मेरे पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर मैं कोशिश करूंगा मैग्नेटिक फील्ड के फाइंड आउट करने में। और मैग्नेटिक फील्ड को अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के, नॉन स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के फाइंड आउट करने में मुझे स्केलर पोटेंशियल की जरूरत नहीं है। मैं केवल क्रॉस या मैं कर्ल कहूँ, मैं कर्ल ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बात करेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। यानी पहले हम इक्वेशन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे, फिर इक्वेशन नंबर 2 का ही हम सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे, और इस सॉल्विंग मेथड में हेल्प लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का और इक्वेशन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट का। दैट इज द फ्रेम ऑफ वर्क। ओके, तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं फाइंड आउट करने की डेल ए की, डेल ए ओवर डेल टी। तो डेल ए ओवर डेल टी का मतलब ये है कि आप जो ए का फॉर्म है जो आपको देता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इसका आप टाइम डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहते हैं। यानी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी इसका टाइम डेरिवेटिव आपको चाहिए, तो वो आपको देगा डी ए ओवर डी टी। और जब वही ऑपरेटर डेल ओवर डेल टी नाम का जो ऑपरेटर है, जब आप उसके राइट हैंड साइड पे अप्लाई करेंगे तो फिर आपको वो कुछ इस तरह की फॉर्म देगा, दैट इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई एंड इंटीग्रेशन इज सेम जे डॉट। वाई जे डॉट? बिकॉज डेल जे ही यहाँ एक मात्र ऐसा फैक्टर है जो टाइम डिपेंडेंट है, जो टाइम डिपेंडेंट है, इसलिए जे का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम और डी टू डैश जो है वो सेम है और आर वेक्टर भी सेम है। ठीक है, अब डेल वी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर फाइंड आउट करना है तो मुझे यही दोनों ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल चाहिए एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल चाहिए। तो यहाँ से मुझे इस वाले पार्ट को की वैल्यू मिल गई, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम एंड integrand here is j dot vector over r. Okay, now del v, that is the gradient of scalar potential, is equals to 1 over 4 pi epsilon naught. Look at here in this equation, the equation number first का जो फर्स्ट पार्ट है, इसके ऊपर मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी डेल का ऑपरेशन करना है और राइट हैंड साइड में भी मुझे डेल का ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट बाहर रह जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे जब डेल का ऑपरेशन होगा डेल भी आ जाएगा सीधा सीधा, और जब राइट हैंड साइड पे ऑपरेशन होगा वो हमें चेक करना पड़ेगा। क्योंकि जो डेल है उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पोजीशन डिपेंडेंट होता है, तो यहाँ जो पोजीशन पे डिपेंड करती है वो क्वांटिटी दो है, एक रो है जो पोजीशन डिपेंडेंट है और दूसरा आर वेक्टर है जो भी पोजीशन डिपेंडेंट है। तो यहाँ मेरे को फिर से लेबनीज मेथड यूज करना पड़ेगा और लेबनीज मेथड की हेल्प से फिर हम इसको डिफाइंड आगे कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स सी हियर। तो रो का ऑपरेशन होता है पहले, डेल का ऑपरेशन होता है पहले रो के ऊपर, और ये हम पिछले वाले टॉपिक में कर भी चुके हैं। तो रो के ऊपर होता है तो रो डैश ओवर, और जब फिर आर, एक्चुअली ये वाला जो रिजल्ट मैंने यहाँ लिखा है डायरेक्ट पिछले वाले टॉपिक से टेक ओवर किया है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि डेल का ऑपरेशन जब रो के ऊपर होता है तो किस तरह का हमें फॉर्म एक देता है। ये है वो रिजल्ट जो हमने यहाँ से टेक ओवर किया है कि डेल का ऑपरेशन जब रो के ऊपर हुआ तो आप ये जानते हैं कि रो जो है वो दो तरह से पोजीशन पे डिपेंड करता है। एक आर डैश पे, सॉरी, जो रो जो है वो दो कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे और टाइम पे डिपेंड करता है। तो डेल का ऑपरेशन एक्चुअली पोजीशन डिपेंडेंट होता है, टाइम डिपेंडेंट नहीं होता। तो रो का ऑपरेशन हुआ, डेल का ऑपरेशन हुआ रो के ऊपर, जिसने मुझे दे दिया रो डैश। अब डेल का ऑपरेशन चाहता हूं मैं टी आर के ऊपर। टी आर के ऊपर वैसे तो पोजीशन डिपेंडेंट होता है डेल वेक्टर ऑपरेटर डेल, लेकिन टी आर इम्प्लिसिटली डिपेंड करता है पोजीशन पे एंड बाय द
दिस बाय दिस वैल्यू वो पोजीशन पे डिपेंड करती है, क्योंकि आर का फैक्टर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो आर का फैक्टर है इस कारण डेल का ऑपरेशन इस टी आर के ऊपर, खाली टी के ऊपर अगर आप कहें ये रिटार्डेड टाइम की जगह अगर केवल टी होता है तो डेफिनेटली हम यहाँ 0 लिख देते। तो डेल का ऑपरेशन टी के ऊपर 0 देगा, डेल का ऑपरेशन फिर से आर बाई सी और नेगेटिव साइन के साथ है तो मुझे देगा ये वाला वैल्यू -1/c रो डॉट एंड डेल ऑपरेटेड ऑन आर। और ये रिजल्ट साथ साथ हमने यहाँ यूज किया है कि डेल व्हेन ऑपरेटेड ऑन आर इज गिवन मी द आर कैप वेक्टर। तो एक्चुअली जो डेल का ऑपरेशन है रो के ऊपर वो मेरे को देता है रिजल्ट ये, दैट इज -1/c रो डॉट डेल आर, और डेल आर मुझे देगा आर कैप। तो एक्चुअली जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -1/c रो डॉट एंड आर कैप, ये वाला। इसको मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट यूज जब मैंने किया तो जब डेल का ऑपरेशन हुआ रो डॉट के ऊपर तो इस तरह का फॉर्म आया, फिर रो को हमने एज इट इज रखा, ठीक है, और आर के ऊपर उसका ऑपरेशन हुआ तो कुछ इस तरह का मुझे रिजल्ट फाइंड आउट हुआ। ये माइनस, इस माइनस की वजह से ये माइनस बाहर की वजह से माइनस हो गया, एंड डी टू डैश इज सेम इन द इंटीग्रेशन। ओके, और अब मेरे पास डेल वी की वैल्यू है और डेल ए ओवर डेल टी की वैल्यू। मैं इन दोनों वैल्यूज को या रिजल्ट्स को उठाऊंगा यहाँ से और मैं रख दूंगा इनको इनटू द इक्वेशन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक नॉन स्टैटिक केस में इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और फिर हम वहां से चेक करेंगे कि हाँ ये जो फॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्चुअली उस तरह से हम नहीं एक्वायर कर सकते या नहीं लिख सकते जिस तरह से हमने पोटेंशियल्स के साथ कर दिया था। तो देखिए ये वैल्यू मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देगा, दैट इज ये ऑपरेशन जो मैंने यहाँ फाइंड आउट किया है और ये वाला ऑपरेशन जो मैंने ऊपर से यहाँ फाइंड आउट किया है। तो इन दोनों रिजल्ट को जब रखता हूँ, नेगेटिव साइन यहाँ ये नेगेटिव साइन है, इन दोनों जो टर्म्स है इनमें भी नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव की वजह से दोनों टर्म का जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव ये पहली टर्म हो गई। डेल बी की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन एंड द रेस्ट ऑफ द ब्रैकेटेड टर्म। तो आप देख रहे होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन द ब्रैकेट टर्म एंड डी टू डैश नेगेटिव साइन। डी ए बाई डी टी की वैल्यू कुछ इस तरह की है, तो मैंने यहाँ भी ये लिख दिया है। तो -μ0/4 पाई इंटीग्रेशन जे डॉट वेक्टर ओवर आर इंटू डी डॉट एस, ठीक है। यूजिंग दिस कंसेप्ट आप ये जानते हैं सी स्क्वायर द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो μ0 की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन से निकालूं तो मेरे पास आती है 1/एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ इस टर्म में जो सेकंड इक्वेशन का जो टर्म है उसमें आप देख रहे होंगे यहाँ μ0 है। तो μ0 की ये वाली वैल्यू मुझे इस सेकंड इक्वेशन में μ0 की जगह यहाँ प्लेस करनी है, तब मुझे पता लगेगा कि मैं किस तरह का अगला फॉर्म मैं ले सकता हूँ। तो जो E का जो फॉर्म आएगा अब वो कुछ इस तरह का आएगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन एंड दिस इज द bracketed term is same here d to dash and -1/4 pi epsilon naught due to the replacement of mu naught. This is converted into 1/4 pi epsilon naught and the bracketed term is same or the integrands the second term is same. अब ये देखिए आप इन दोनों टर्म को जरा ध्यान से देखिए। इन दोनों टर्म में आप ये देख रहे होंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया कांस्टेंट। डी टू डैश इस टर्म में भी है और डी टू डैश इस टर्म में भी है, तो ये भी आ जाएगा बाहर। ये देखिए यहाँ ये आ गया यहाँ बाहर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कांस्टेंट हुआ, तो यहाँ से भी बाहर गया और यहाँ से भी बाहर गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन चूंकि वॉल्यूम के ओवर है तो हम इस इंटीग्रेशन को और इस इंटीग्रेशन को दोनों को एक ही इंटीग्रेशन से लिख सकते हैं। जब इस इंटीग्रेशन को एक इंटीग्रेशन से लिखा गया तो देखिए ये है पहले वाली टर्म रो डॉट
जो कि फंक्शन है आर डैश और टी आर का, ओवर सी आर कैप ओवर आर प्लस प्लस रो रो विच इज अ फंक्शन ऑफ आर डैश एंड टी आर कैप ओवर आर स्क्वायर डीटो डैश चला गया कॉमन जो यहाँ है, और 1/4πε0 यहाँ से बाहर चला गया। तो यहाँ इंटीग्रेशन मैंने एक से ही कंसीडर किया, चूंकि वॉल्यूम के ओवर ही यहाँ इंटीग्रेशन था, वॉल्यूम के ओवर ही यहाँ इंटीग्रेशन था, और यहाँ बचा है मेरे पास जे डॉट वेक्टर एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ आर डैश एंड टी आर, दैट इज द फंक्शन ऑफ पोजिशन इन टाइम ओवर आर सी स्क्वायर, that is t dot s. This is the equation number 3rd. This is the